मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि अभी आज के 7-8 दिन पहले आंध्र प्रदेश की एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के बाद जब मैं लौट रहा था तो मेरे दाहिने पैर में चोट लग गई थी। डॉक्टर्स ने मना किया है कि आप कुछ दिनों तक खड़े होकर मत बोलिए, इसलिए मैं खड़े होकर आप लोगों के सामने विचार व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। बैठकर आपके सामने बोलने की मैं गुस्ताखी कर रहा हूं। इस सभा में मौजूद आपके लोकप्रिय प्रत्याशी जो पहले भी सांसद रहे हैं और जिनको इस बार भी सांसद चुनने का आपने मन बना लिया है, श्री नवीन जिंदल, श्री सुभाष सुराजी, राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, श्रीमती कमलेश जी ढांडा, पूर्व मंत्री और विधायक कलायर, जनरल डीपी वत्स जी, ये पूर्व राज्यसभा सांसद हैं और मैं सचमुच वत्स जी को अपने बड़े भाई के रूप में मैं मानता हूं। श्री राहुल राणा, प्रदेश सचिव, श्री कैलाश भगत, चेयरमैन नेफेड, श्री दिनेश कौशिक, पूर्व विधायक, श्री मंडल अध्यक्ष श्री राजीव राणा, श्री कपिल दीक्षित, श्री मरु मठोर, श्री कुलदीप राणा, जिला उपाध्यक्ष, श्री जयदीप राणा, श्री राम केहर शर्मा जी, श्री राजेश बिढ़ान जी, श्री सुरेश रविश जी, श्री जैन पटनायक, जसवंत पटनायक जी, श्री रामपाल राणा जी, श्री सुरेश संधू जी, श्री राजू कौशिक जी, श्री महिपाल राणा जी, श्री तुषार ढांडा, सरदार जसराज जर्सी जी और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर मेरा स्वागत किया है, तालियां बजाकर आप लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है, स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, पिछले 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार काम कर रही है। मैं समझता हूं भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का हर व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करता है कि भारत एक नई सोच के साथ एक नए भारत का निर्माण होते हुए प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहा है। भारत अब पहले का भारत नहीं रहा है। दुनिया में यह धारणा बनी हुई थी कि भारत एक कमजोर भारत है, लेकिन आज सारी दुनिया में बहनों भाइयों यह धारणा बदल चुकी है और भारतीय जनता पार्टी इसके पहले भी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चला चुकी है और 10 वर्षों से मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर सरकार चल रही है। बहनों भाइयों, आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि मनुष्य के जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी होती है उसका विश्वास, उसका भरोसा, उसका इखलाक। इंसान वही होता है जो कहे वह करके दिखाए, भले ही अपनी जिंदगी भी जोखिम में क्यों न डालनी पड़े, उसे ही हम इंसान कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता हो सकता है वह कहे कुछ करे कुछ, अंतर हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है उसका अक्षरशः पालन किया है। कभी भी हम लोगों ने वादा खिलाफी नहीं की है। मेरे बहनों भाइयों, मैं याद दिलाना चाहता हूं 1951 में जब भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की थी, उस समय भी हम लोगों ने कहा था जिस दिन भारत की संसद के दोनों सदनों में हमें स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर जिसे धारा 370 के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है, हम चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे और आपने देखा कि हमने समाप्त कर दिया। हमने कहा था 1984 से लगातार कहते चले आ रहे थे
जिस दिन संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिल जाएगा, स्वाभाविक रूप से परमात्मा की कृपा से ऐसी परिस्थितियां पैदा होंगी कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। मुझे याद है कि जब हम लोग 1984 में छोटे थे, आंदोलन कर रहे थे राम मंदिर निर्माण के लिए, तो हम लोग नारे लगाते थे, राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। तो हमारे विरोधी या कांग्रेस के लोग यह कहते थे, हाँ हाँ राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, वह दिन आ गया 22 जनवरी। हमारे प्रधानमंत्री ने 12 दिन का उपवास करके धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। रामलला अब अपनी झोपड़ी से, अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। बहनों भाइयों, मैं डंके की चोट से कह सकता हूं कि भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई राम राज्य कैसे आ जाएगा, राम राज्य कैसे आ जाएगा। मैं मानता हूं देश में रहने वाले हर व्यक्ति के अंदर जब अपने कर्तव्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति एक बोध पैदा हो जाए, एक जानकारी पैदा हो जाए, उसी दिन मैं मान लूंगा कि भारत में राम राज्य आ गया। कैकेयी के अंदर यही दायित्व बोध नहीं था, यही कर्तव्य बोध नहीं था, एक अधिकार बोध का था कि हमारा ही बेटा सिंहासन पर बैठना चाहिए, भरत के अतिरिक्त कोई दूसरा सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। इसी कारण वहां संकट पैदा हुआ था। इसीलिए मैं अब आश्वस्त हूं, आज धीरे धीरे लोगों के अंदर अपने कर्तव्य के प्रति, अपने दायित्व के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति एक जागरूकता पैदा होती जा रही है। बहनों भाइयों, हमने यह भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, हमारी सरकार बन जाएगी तो हम 3 तलाक की प्रथा को समाप्त कर देंगे। हमारे विरोधी यह कहते थे कि साहब 3 तलाक का मामला तो यह हमारे दूसरे धर्म के लोगों का मामला है, दूसरे के धर्म के मामले में आप क्यों हस्तक्षेप करेंगे। भारत तो पंथ निरपेक्ष देश है, आपको यह नहीं करना चाहिए। बहनों भाइयों, मैं डंके की चोट पर कहना चाहता हूं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, हर धर्म के मानने वालों की मां, बहन, बेटी वो हमारी भी मां, बहन, बेटी है। उस पर यदि कोई जुल्म और अत्याचार होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, सरकार रहे या जाए। हम केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। आपने देखा कि चुटकी बजाकर हम लोगों ने 3 तलाक की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। फिर भी जनता को ये अपनी तरफ से गुमराह करने की कोशिश करते हैं हर चीज पर। नागरिकता का कानून था, बहनों भाइयों, नागरिकता का कानून भारत का गृह मंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में मैंने ही प्रारंभ किया था बनाना। लोकसभा में हमारा बहुमत था, पास हो गया था। राज्यसभा में बहुमत बाद में आया। हमारे उत्तराधिकारी अमित भाई ने उसे राज्यसभा, लोकसभा दोनों में उसे पास कराने का काम किया है। और कहते हैं, बताइए साहब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से यानी कोई हिंदू आएगा, कोई सिख आएगा, कोई ईसाई आएगा, यहूदी आएगा, आप उसको भारत की नागरिकता दे देंगे? मैंने कहा कि हां, नागरिकता देंगे। जिसका भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न हुआ है और वह वहां से भागकर भारत आएगा तो भारत अपना बड़ा दिल करके उसको भारत की नागरिकता देगा। हम हिंदू मुसलमान के आधार पर कोई भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। मुझे खबर मिली है कि यहां आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी हमारे नवीन जिंदल जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। बहनों भाइयों, यह आम आदमी पार्टी है। अन्ना हजारे साहब इनके नेता
जिनके मार्गदर्शन में भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। आंदोलन समाप्त होने के बाद अन्ना हजारे साहब ने कहा कि बेटा केजरीवाल देखो, राजनीतिक पार्टी मत बनाना, ना ये हमारे आंदोलन की पवित्रता समाप्त हो जाएगी। सत्ता के मोह में इस केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे की बात नहीं मानी और एक पार्टी बना ली। और आप देख रहे होंगे, जिस कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था, आज उसी कांग्रेस के साथ गलबहियां कर रहे हैं, हाथ से हाथ मिलाकर, गले से गला मिलाकर उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बहनों भाइयों, ऐसा व्यक्ति बहादुर इंसान नहीं हो सकता। इंसान वही होना चाहिए जो कहे वह करे, प्राण जाई पर वचन न जाई, यह होना चाहिए। बराबर इन्होंने देश की जनता को धोखा दिया। कहा था इन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, कहा था कि मैं किसी सरकारी आवास में नहीं रहूंगा। आज जाकर दिल्ली में देख लीजिए, इन्होंने अपना शीश महल बनवाया है, पता नहीं कितने करोड़ों का। इस वादे को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अभी हाल में इन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद, महिला सांसद, मुख्यमंत्री आवास में उसके ऊपर हमला हुआ, उसके बाल पकड़े गए, खींचे गए, लाख घूसे उस महिला पर चलाए गए। आज केजरीवाल की हिम्मत नहीं है एक लफ्ज भी उसके बारे में बोल दे। बहरे भाइयों, बराबर इनकी कथनी और करनी में अंतर रहा है, इनकी कृति और कथन में अंतर रहा है, इनके वर्ड्स और डीड्स में अंतर रहा है। ये जो कहते हैं वह करते नहीं है। मैं तो कांग्रेस की बात करना चाहता हूं। जब आजादी हासिल हो गई 1947 में, महात्मा गांधी ने कहा, कांग्रेस के झंडे के तले सभी ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है और हमने आजादी हासिल की है। इसलिए कांग्रेस इस नाम का दुरुपयोग, राजनीतिक दुरुपयोग सत्ता हासिल करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस को भंग कर दो। कांग्रेस के लोगों ने सत्ता के लोभ में महात्मा गांधी की बात भी नहीं मांगनी, बापू की बात भी नहीं मानी और कांग्रेस को जिंदा रखा। 52 वर्षों तक लगातार अखंड इन लोगों ने सत्ता का सुख भोगा है और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाते हैं। बहनों भाइयों, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहूंगा, हमारी कोई बात गलत हो वो अखबार के पन्नों पर लिख देंगे, हमारी गलती होगी तो मैं स्वीकार कर लूंगा, क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि हमने जिंदगी में राजनीति की है तो जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है। जो भी वादे किए थे इन लोगों ने अपने वादों को पूरा नहीं किया है। मेरे बहनों भाई, आज ये हमारी सरकार को हराना चाहते हैं। इनके शासनकाल में शायद ही ऐसी कोई सरकार रही हो जिस पर कभी न कभी भ्रष्टाचार के आरोप न लगे हों। यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार के मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, चाहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही हो, चाहे मोदी जी के नेतृत्व की हमारी 10 वर्षों से चल रही है सरकार हो, कोई बांका लाल चाहे भारत का हाथ व दुनिया का उंगली उठाकर नहीं कह सकता है किसी के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा। और ईडी सीबीआई यदि छापे डालती है तो कहते हैं ये मोदी जी देखिए छापे डलवा रहे हैं, लोगों के ऊपर, विरोधियों पर छापे डलवा रहे हैं। बहनों भाइयों, ईडी सीबीआई वो कभी भी हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारी सरकार के लोगों ने नहीं कहा है फला पर छापे डालो, फला पर मत डालो। और आपके यहां छापे डलाई तो आपके यहां माल मिल क्यों रहा है? सवाल यह है। बराबर भ्रष्टाचार को इसे हिंदुस्तान में कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है, बराबर बढ़ावा दिया है। आप सुनना चाहेंगे
2014 के पहले कांग्रेस की हुकूमत थी। ईडी ने बामुश्किल 32 लाख रुपए जब्त किए थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाती है, अब देखिए 2014 के बाद ईडी और सीबीआई ने जो कार्रवाई की है बहनों भाइयों, तो कांग्रेस के समय केवल 32 लाख रुपए जब्त हुए थे। हमारी सरकार के शासनकाल में 22,000 करोड़ रुपए ईडी सीबीआई ने जब्त किए। कहां से यह पैसा आ रहा है? यहां तक कि 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त किया। भ्रष्टाचार को बराबर इन लोगों ने संरक्षण दिया है बहनों भाइयों। मुझे याद है कि राजीव गांधी जी भी भ्रष्टाचार को लेकर एक बार चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा, क्या करूं, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं, दिल्ली के बैंक से 100 पैसा मैं नीचे भेजता हूं, लेकिन बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद उन्होंने यह लाचारी व्यक्त की थी। मैं राजीव गांधी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, मजबूरी जाहिर की थी। लेकिन बहनों भाइयों, देखा हमारे 56 इंच सीने के प्रधानमंत्री ने चुनौती को स्वीकार किया और जनधन, आधार और मोबाइल की ऐसी त्रिपुटी तैयार कर दी कि आज दिल्ली के बैंक से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में। भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को कम करना है, सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, और वह काम हम लोगों ने प्रारंभ किया है। परिणाम बहनों भाइयों अब दिखने लगे। अब जैसे 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है, कोई मां का लाल इसमें गड़बड़ी करने की हिम्मत कर सके? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 किलो हर महीने आपके परिवार में राशन हर व्यक्ति मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता हो तो हाथ उठाइए, न मिलता हो तो मत हाथ उठाइए। क्या 1 छटांग 2 छटांग भी कोई कम करने की हिम्मत कर पाता है? कलेजा चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए। और बहनों भाइयों, इस सच्चाई को भी मैं जानता हूं, एक परिवार में यदि 4-5 सदस्य हैं तो 4-5 सदस्य सभी 5-5 किलो लेते हैं मुफ्त का राशन। आप लोग चुप्पी साधे हैं, मेरी बात सही हो तो ताली बजाइए, गलत हो तो मत बजाइए। और इतना ही नहीं, खाते भी हैं, बच जाता है तो बगल की दुकान में ले जाकर बेच भी देते हैं। कोरोना का जब संकट था, सारी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े उद्योग सारे देश के बंद हो रहे थे और लोगों काम धाम बंद हो गए थे। लोग वापस अपने घरों को लौट रहे थे, कोई दूसरा चारा नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री ने कलेजे का परिचय दिया, कहा कि भले ही कोरोना का यह विकराल संकट आया हो, हिंदुस्तान के हम किसी भी नागरिक को कभी मरने नहीं देंगे। और यह 5 किलो जो मिल रहा है बहनों भाइयों, अगले 5 साल तक भी चलता रहेगा, कोई इसे बीच में बंद नहीं करने पाएगा। कई ऐसे बड़े बड़े फैसले हम लोगों ने किए। देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है। पहले दुनिया के मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए, दुनिया नहीं लेती थी। कहती थी भारत कमजोर भारत है, भारत गरीब भारत है। यह भारत का प्रतिनिधि खड़ा होता था बोलने के लिए, मैं भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बोल चुका हूं। लोग कहते थे चलो बाहर जा चाय वगैरह पी कर आते हैं, भारत बोल रहा है। उसके बाद जब चीन, रूस, अमेरिका यह बोलने के लिए, जापान यह बोलने के लिए खड़े होंगे तो हम आएंगे भाषण सुनने। लेकिन हालात दुनिया में बदल चुके हैं और मुझे बताया गया है कि यहां के बड़ी संख्या में लोग दुनिया के दूसरे देशों में रहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, उनसे पूछ लीजिएगा, पहले भारत की बातों को कोई गंभीरतापूर्वक लेता नहीं था, लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह हैसियत भारत की बनी है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। गरीबी समाप्त करने की बात बराबर, चाहे नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों,
चाहे राजीव जी रहे हो, मनमोहन सिंह जी, सबने कहा कितनी गरीबी समाप्त हुई। हमारा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय जो फाइनेंशियल फर्म्स हैं उनका आंकड़ा है कि भारत में 8 वर्षों के अंदर मोदी जी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी के संकट से बाहर करने में कामयाबी हासिल की। भारत की ताकत यदि किसी को देखना है मेरे बहनों भाइयों, और आज यहां आपको एक चीज और बतलाकर जाना चाहता हूं। यह जो घोषणा पत्र तैयार होता है, मैनिफेस्टो, प्रधानमंत्री जी ने कहा, पिछली बार भी मैं ही था, इस बार भी उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी इसकी अध्यक्षता करेंगे। उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से कहा, राजनाथ जी इस बार देख लीजिएगा आयुष्मान भारत कार्ड, कोई किसी जाति का हो, किसी भी पंथ का हो, चाहे उसकी जो भी आमदनी हो, यदि उसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई हो, एक परिवार में से 4 सदस्य हो, तो सबका 5 लाख रुपए का प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह भी व्यवस्था हम लोगों ने कर दी। तो बहनों भाइयों, सब मिला जुलाकर मैं कहना चाहता हूं, भारत की ताकत दुनिया में बहुत तेजी के साथ बढ़ी है। बैंकों का जहां तक सवाल है, जिस बैंक से आप पैसा लेते हैं वो घाटे में चल रहे थे। आज हमारे बैंक 3 लाख करोड़ रुपए के मुनाफे में हैं। सरकार कैसे चलाई जाती है, सरकार चलाने की कला क्या है, या किसी को सीखना है तो भारतीय जनता पार्टी ये सीखे। यह करके हम लोगों ने दिखाया है। और बहनों भाइयों, आप कहेंगे कि आप भारत को बनाना क्या चाहते हैं? भारत को हम विकसित भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत को हम विश्व की महाशक्ति भी बनाना चाहते हैं। यदि भारत को विश्व की महाशक्ति हम बनाना चाहते हैं तो दुनिया के दूसरे देशों पर आक्रमण करने के लिए नहीं, दुनिया के दूसरे देशों पर कब्जा करने के लिए हम महाशक्ति नहीं बनना चाहते। हम महाशक्ति बनना चाहते हैं तो विश्व के कल्याण के लिए बनना चाहते हैं। मेरे बहनों भाइयों, सबके कल्याण के लिए। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने ही वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दिया है कि भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम महाशक्ति बनना चाहते हैं तो विश्व के कल्याण के लिए। यही कांग्रेस, हमारे सेना के पूर्व सैनिक भाई यहां पर बैठे होंगे, हरियाणा के बड़े लोग सेना में काम करते हैं। हमारे यहां पर जो है पूर्व सांसद जी बैठे हैं, उनका भाषण भी आप लोगों ने सुना होगा। इनके लिए बराबर जब चुनाव आता था, कांग्रेस कहती थी OROP हम लागू करेंगे, 500 करोड़ रुपए का प्रोविजन हमने बजट में कर दिया। 500 करोड़ में OROP। बहनों भाइयों, सेना के जवानों को भी धोखा दे रहे थे। इसी हरियाणा की धरती पर बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री, उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, आकर उन्होंने डंके की चोट पर घोषणा कर दी, हमारी सरकार बनेगी तो 1 रैंक 1 पेंशन लागू करेंगे। वह करके हम लोगों ने दिखा दी। जो कहा हम लोगों ने सब किया। और आज मैं कहना चाहता हूं, देश का रक्षा मंत्री होने के नाते, बहनों भाइयों, सेना के जवानों पर कि शौर्य और पराक्रम पर पूरा भरोसा रखना। भारत आज हमारा कमजोर भारत नहीं है। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। भारत किसी के ऊपर आक्रमण भी नहीं करना चाहता। किसी की जमीन को आज तक भारत ने कभी कब्जा नहीं किया है। लेकिन जानबूझकर जी भारत को कोई आंख दिखाने की कोशिश करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने की कुव्वत इस समय भारत के अंदर है। मेरे बहनों, हर तरीके से भारत मजबूत हो रहा है। आप जानते हैं, पाकिस्तान के एक एमपी साहब, पाकिस्तान के एक एमपी साहब, उनका नाम है फजलुर रहमान। फजलुर रहमान ने भाषण,
बहनों भाइयों, हम लोग जीते हैं तो देश के लिए जीते हैं, समाज के लिए जीते हैं, परिवार के लिए भी करते हैं, लेकिन समाज और देश यह भी हमारी प्रायोरिटी है। और आपके प्रत्याशी नवीन जिंदल जी के बारे में बहनों भाइयों मैं कह सकता हूं, इतना बड़ा व्यापार सब कुछ होने के बावजूद भाई कोई जानबूझकर कोई आरोप लगा दे तो अलग बात है। पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन वह अपने लिए जीते हैं। लेकिन हमारा नवीन जिंदल पैसा होने के बावजूद अपने लिए नहीं जीता है, देश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। हमारा बहुत पुराना संबंध है इनसे, और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझकर नवीन जिंदल को चुनाव के मैदान में इस बार उतारा है। और मैं देख रहा था कि काम क्या क्या इन्होंने किए हैं, मुझे सचमुच बहुत आश्चर्य हुआ। जब भी इस पार्लियामेंट में मिलते थे बराबर मुझसे कहते थे हमारे क्षेत्र का विकास क्या हो, क्या क्या करें हम, फला करा दीजिए, फला करा दीजिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना कैसी है। आप मेरी बात से सहमत हो गए। मान, स्वाभिमान, मान, सम्मान और स्वाभिमान मनुष्य के हृदय की बहनों भाइयों सबसे बलवती भावना होती है। चंद्रशेखर आजाद ने भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, तो इसी राष्ट्रीय हंसते हंसते अपने ही रिवाल्वर के गोली से अपने ही सीने को दाग लिया था, तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना थी। चंद्रशेखर आजाद को एक चिंता सता रही थी, जब सारी गोलियां उनकी समाप्त हो रही थी, कहीं ऐसा न हो विदेशियों के रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। तो चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था, तब जाकर भारत आजाद हुआ। यह एक स्वाभिमान की भावना होती है। भारत का तिरंगा हमारे मान, सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। हर भारतीय वो तिरंगा फहराने का मौलिक अधिकार यह मिलना चाहिए। इसके लिए कानूनी लड़ाई भी हमारे नवीन जिंदल जी ने लड़ी है। उन्नत खेती के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना, इस दृष्टि से भी बराबर उन्होंने काम किया है। और खाद्य सुरक्षा कानून के लिए प्राइवेट मेंबर बिल, सत्ता में नहीं थे फिर भी प्राइवेट मेंबर बिल ला दिया। यह कानून बनना चाहिए ताकि भूख से कोई मरने न पाए। लेकिन इनके बिल लाने के पहले ही मोदी जी ने एकदम समझ लिया, पक्का कर दिया कि इस देश में कोई भूख से नहीं मरने पाएगा। बहनों भाइयों, इस अवसर पर ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोग क्या सोचे हैं? कुछ सोचा है कि नहीं? आप लोगों ने नहीं सोचा है? कुछ सोचा है कि नहीं? क्या सोचा है? अरे बहनों भाइयों, मत, अब तो मैं कहता हूं व्यक्ति को मत देखिए। एक घटना सुनाकर अपनी बात में समाप्त करूंगा। रूस और यूक्रेन के बीच इस समय युद्ध चल रहा, आपको मालूम है? मालूम है कि नहीं? 2 साल से अधिक का समय हो गया। और मुझे याद है कि जिस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ था, बराबर रूस की तरफ से भी बम, गोले, तोप, मिसाइल चल रहे थे, यूक्रेन की तरफ से भी चल रहे थे। लेकिन यूक्रेन में हमारे भारत के बड़ी संख्या में बच्चे, कोई मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था। उनके माता पिता ये बहुत परेशान हुए, कहीं ऐसा न हो रूस कोई बम, तोप, गोला, मिसाइल चला दे और हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए यूक्रेन में। तो आंखों में आंसू लेकर उनका प्रतिनिधिमंडल हमारे प्रधानमंत्री से मिला। और बहनों भाइयों, मैं इस बात का साक्षी हूं, प्रधानमंत्री ने क्षण भर की देर नहीं लगाई और उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। और आप यह जानकर आपको बेहद खुशी होगी कि क्यों ही हमारे प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों से बात की। मेरे बहनों भाइयों, 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और हमारे 22,500 बच्चे वहां से चलकर भारत आ गए। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कि भारत अब ताकतवर भारत बन चुका है। तर्क है हमारे पास, तथ्य हैं हमारे पास। इसलिए मैं आप लोगों को अपील करना है, देश का मस्तक ऊंचा हो रहा है,
भारत का झंडा भी दुनिया में ऊंचा हो रहा है। बहनों भाइयों, आप सभी का समर्थन हम सबको प्राप्त होना चाहिए। कमल का फूल, अब देखिए, आप ये कहेंगे कि भाजपा वालों ने कमल का फूल क्यों चुना? कोई चरखा लिए हुए था, कोई पंजा लिए था, कोई यहां झाड़ू लिए हुए है। बताइए, अरे भाई ये बताओ, हाथ हिला के कभी लक्ष्मी जी घर में आएंगे? चरखा चलाते हुए लक्ष्मी जी घर में आएंगे? बहनों भाइयों, लक्ष्मी जी उठाकर पढ़ लीजिए हमारे धर्मशास्त्रों को। लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं, कमल के फूल पर ही बैठकर लक्ष्मी जी घर में आती हैं और हाथ हिलाते हुए नहीं आएंगे। इसलिए कमल के फूल का बटन दबाइए और हमारे नवीन जी को भारी मतों से बहनों भाइयों विजय दिलाइए, यही अपील करते हुए और एक बार फिर से आप सबके समक्ष शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।